लेकिन उनके लिबास क्यों उतार रहे हो? वैसे ही नहीं गोलियों से उड़ा दो। जूलियट ने कहा, ये रचमंड मेरे कदो कामत का है, इसलिए अब मैं खुद रचमंड बनूंगा और मेरे साथ ही जीरो सेक्शन के अफराद। जूलिया, तुम और तुम्हारे साथी यहाँ रहेंगे क्योंकि तुम्हें साथ ले जाने का मतलब है कि हम लोग पहचान लिए जाएं और फिर हम इस 11:30 क्लब पर रेड करेंगे क्योंकि हम अब उसके बगैर और कोई चारा नहीं, वरना हम इसी तरह इधर से उधर भटकते रहे तो सिर्फ वक्त ही ज़ाया करते रह जाएंगे। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मगर उसका साइंसी निज़ाम, इस तरह तो तुम मारे जाओगे। जूलियट ने होंठ चबाते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैंने मुकम्मल प्लानिंग कर ली है। अब मैं इस मिशन को फौरी ख़त्म करना चाहता हूँ। इमरान ने इसी तरह इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और जूलियट होंठ भींचकर खामोश हो गई। बाहर 11:30 क्लब के अंदर एक खास कमरे में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी के आसार नुमाया थे। वो बड़ी बेचैनी और मुस्तरिब सी दिखाई दे रही थी। रचमंड की तरफ से कोई कॉल नहीं आ रही, हाक हाउस भी हाथ से गया, ये लोग भी हाथ नहीं आ रहे। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा, वरना इस तरह छुप कर बैठे रहने से कोई मसला हल ना होगा। अचानक बायर ने बड़बड़ाते हुए लहजे में कहा। वो कुर्सी से उठने ही लगी थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और एक नौजवान तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। ये क्रिस्टल था, 11:30 क्लब का रचमंड के बाद नंबर 2 का इंचार्ज। मादाम गजब हो गया, जैकब ने अपने ग्रुप समेत हमारे खिलाफ बगावत कर दी है। उसके आदमियों ने जीरो सेक्शन की अमारत पर कब्जा कर लिया है और अब पूरे जजीरे में जैकब के आदमियों और जीरो सेक्शन के दरमियान होलनाक लड़ाई हो रही है। क्रिस्टल ने इंतहाई वहशत भरे लहजे में कहा, जैकब वो कौन है? बायर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, ड्रैगन क्लब का मालिक है। मुंशियात का तमाम धंधा उसके चार्ज में है और उस धंधे के लिए उसके पास बहुत बड़ा ग्रुप भी है। पहले तो उसने आपकी हिमायत का ऐलान किया, लेकिन अब अचानक उसने बगावत कर दी है। क्रिस्टल ने जवाब देते हुए कहा, ओह वेरी बैड, अब ये कहाँ है जैकब? बायर ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा, वो इस वक्त जीरो सेक्शन की अमारत पर काबिज है और वहाँ से अपने आदमी को कंट्रोल कर रहा है। आप उससे बात कर लें, हो सकता है वो आपकी बात मान जाए, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसका ग्रुप इंतहाई ताकतवर है। क्रिस्टल ने कहा, शट अप, मैं उसकी बोटियां उड़ा दूंगी, मैं उसका सर कुचल दूंगी। अब तक मैं दूसरों पर इन्हसार करती रही हूँ, लेकिन अब मैं खुद मैदान में उतरूंगी, फिर मैं देखूंगी कि ये जैकब और ये इमरान और उसके साथी कैसे मेरे हाथों से बच सकते हैं। आर्नल्ड को बुलाओ फौरन, बायर ने चीखते हुए कहा और क्रिस्टल सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। हाँ, ये बगावतें होनी थी, आज इनका सर कुचल दिया गया तो फिर कभी किसी की जरूरत ना होगी कि मेरे खिलाफ आंख भी उठा सके। बायर ने होंठ चबाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद एक ठोस जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये आर्नल्ड था, 11:30 क्लब के एक्शन ग्रुप का इंचार्ज। एंड्रियो ने शुरू से ही यहाँ की हिफाजत के लिए खसूसी तरबियत याफ्ता अफराद रखे हुए थे, जिनके पास हर किस्म का असलहा मौजूद था। उसे एक्शन ग्रुप कहा जाता था। आर्नल्ड, अपने तमाम आदमियों को तैयार करो। ड्रैगन क्लब के जैकब ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी है और जीरो सेक्शन के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। हमने फौरी तौर पर उस ड्रैगन क्लब की अमारत को बमों से उड़ाना है ताकि उस जैकब की बुनियाद खत्म हो जाए। उसके बाद हमने जीरो सेक्शन के हेडक्वार्टर पर रेड करना है और आखिर में हाक हाउस पर, जहां दुश्मन एजेंटों ने कब्जा कर रखा है। तमाम खौफनाक असलहा साथ ले लो और जो नजर आए उसे बेदरीग उड़ा दो। किसी आदमी का लिहाज मत करो और किसी ऐसी अमारत को सलामत मत छोड़ो जिसमें दुश्मन मौजूद हो, बायर ने उसीले लहजे में कहा। यस मैडम, आर्नल्ड ने जवाब देते हुए कहा। और सुनो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करूंगी, बायर ने कहा। ठीक है मैडम, मुझे सिर्फ 10 मिनट दें, 10 मिनट बाद मैं आपको साथ ले जाऊंगा और फिर आप देखें कि एक्शन ग्रुप किस तरह दुश्मनों का शिकार खेलता है, आर्नल्ड ने इंतहाई पूरे एतमाद लहजे में कहा और बायर ने सर हिला दिया। आर्नल्ड तेज़ी से मुड़ा और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। सुनो क्रिस्टल, मेरी अदम मौजूदगी में तुमने क्लब की खसूसी तौर पर हिफाजत करनी है, मुकम्मल तौर पर चौकन्ने रहना है, बायर ने क्रिस्टल से मुहातिब होकर कहा। आप कतई बेफिक्र रहे मैडम, क्लब की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा, क्रिस्टल ने जवाब दिया और बायर ने सर हिला दिया। रचमंड और उसके साथी 2 बड़ी जीपों पर आए थे जिन पर जीरो सेक्शन के मखसूस निशानात मौजूद थे और ये दोनों जीपें ब्लैकवे के बैरूनी दरवाजे के करीब एक गली में खड़ी इमरान को मिल गईं। इमरान रचमंड के मेकअप में था और उसने रचमंड का न सिर्फ मेकअप किया बल्कि उसे होश में लाकर उससे अपनी मर्जी की मालूमात भी हासिल कर ली थी। इमरान ने अपनी सिर्फ साथी अपने साथ लिए, जिनमें सफदर, तनवीर और टाइगर शामिल थे। जूलिया को वो हाक हाउस में ही जूलियट और उसके साथियों के साथ छोड़ दिया गया। अलबत्ता जूलियट के एक आदमी रॉनसन को उसने अपने साथ ले लिया ताकि रॉनसन सड़कों और इमारतों के बारे में उनकी रहनुमाई कर सके। इस तरह उनकी कुल तादाद 5 हो गई और चूंकि 5 आदमी बाआसानी एक बड़ी जीप में आ सकते थे, इसलिए इमरान ने जीरो सेक्शन की एक ही जीप ली और दूसरी को वही गली में ही छोड़ दिया। ड्राइविंग सीट पर रॉनसन था जबकि उसके साथ इमरान बैठा हुआ था। उकबी सीटों पर सफदर, तनवीर और टाइगर थे। मखसूस असलहा उनकी जेबों में था, अलबत्ता कंधों पर
मखसूस मशीन गनें लगी हुई थी। सबसे पहले वेपन हाउस चलो, इमरान ने रॉनसन से कहा और रॉनसन ने सर हिलाते हुए जीप स्टार्ट की और उसे आगे बढ़ा दिया। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए वो थोड़ी देर बाद एक सुरख रंग की बड़ी सी इमारत के गेट पर पहुंचकर रुक गए। गेट बंद था और उसके बाहर 2 मुसल्लह आदमी खड़े थे। फाटक खोलो, इमरान ने रचमन के लहजे में उनसे मुहातिब होकर कहा। यस सर, दोनों मुसल्लह मुहाफिजों ने कहा और तेजी से फाटक की साइड खिड़की से अंदर दाखिल हो गए। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और रॉनसन जीप अंदर ले गया। पूरी पोर्च में 2 बड़ी जीपें मौजूद थी। उनके पीछे रॉनसन ने जीप रोकी। तुम स्टीयरिंग पर ही रहोगे, इमरान ने रॉनसन से कहा और खुद उछलकर जीप से नीचे उतरा। उसके पीछे सफदर, तनवीर और टाइगर भी नीचे उतर आए। राव ने कहा है, इमरान ने वहां मौजूद एक मुसल्लह आदमी से मुहातिब होकर कहा। रोडनी वेपन हाउस के इंचार्ज का नाम था। बॉस आ रहे हैं सर, उन्हें इत्तला दे दी गई है। उस मुसल्लह आदमी ने मोदबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। उस लम्हे बरामदे की साइड में एक इमारत का दरवाज़ा खुला और एक लंबा तिरंगा आदमी बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे और उसे देखते ही इमरान उसके अंदाज से ही समझ गया कि यही वेपन हाउस का इंचार्ज रोडनी है। और रचमन, तुम हैरियत मुझे फ़ोन कर देना था, रोडनी ने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कदरे बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा और साथ ही मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। रोडनी, मुझे इमरजेंसी की वजह से खुद आना पड़ा। मदाम ने फौरी तौर पर W3 मशीन क्लब में मंगवाई है क्योंकि उनका ख्याल है कि कहीं इस मशीन पर वो दुश्मन एजेंट ज़बरदस्ती कब्जा न कर ले। तुम जानते तो हो कि उस मशीन की वजह से क्लब गैर महफूज हो सकता है। इमरान ने उसके साथ बरामदे की तरफ चलते हुए कहा। यहाँ वेपन हाउस में मौजूद मशीन पर वो लोग कैसे कब्जा कर सकते हैं? रोडनी के लहजे में बेपनाह हैरत थी, जैसे इमरान की ये बात उसके तसव्वुर में भी ना आ सकती हो। तुम जानते तो हो मादाम की आदत कि जो बात जहन में आ जाए फिर उसे उनके जहन से कोई नहीं निकाल सकता। और जब तक उन्हें मालूम हुआ कि उनके दुश्मन एजेंट ने तुमसे वो मशीन हासिल करने की कोशिश की थी, उनका वहम इस बारे में बढ़ गया है। इमरान ने एक दफ्तर के अंदाज में सजे हुए कमरे में रोडनी के साथ दाखिल होते हुए कहा। वैसे रचमन, मेरी समझ में एक बात अब तक नहीं आ रही कि कोई दूसरा किसी और की आवाज़ और लहजे और अंदाज की इस तरह कॉपी भी कर सकता है कि मुझ जैसा शख्स भी उसे पहचान ना सके। रोडनी ने एक कुर्सी की तरफ इमरान को बैठने का इशारा करते हुए कहा और खुद वो मेज़ के पीछे पड़ी हुई ऊंची नशिस्त की रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठ गया। इसलिए तो मादाम को ज़्यादा फिक्र हुई है, वो इंतहाई ख़तरनाक एजेंट है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओके ठीक है, जैसे मादाम की मर्ज़ी, रोडनी ने सर हिलाते हुए कहा। फिर उसने मेज़ की दराज खोली और उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकाल कर मेज़ पर रख दिया। दराज बंद करके उसने डिब्बे पर लगे हुए मुख्तलिफ रंग के बटनों में से एक सुरख रंग के बटन को प्रेस कर दिया। डिब्बे में से जूजू की आवाज़ें निकलने लगीं। उसके साथ ही रोडनी ने हाथ बढ़ाकर मेज़ पर पड़े हुए मुख्तलिफ रंगों के इंटरकॉम स्टेटस में से सुरख रंग के इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। माजर, रोडनी बोल रहा हूँ, 011 सेक्शन में W3 मशीन मौजूद है, उसे मेरे दफ्तर में माँ रसीद के भिजवा दो फ़ौरन, रोडनी ने तहकुमाना लहजे में कहा। और फिर दूसरी तरफ से कुछ सुनकर उसने रिसीवर रखा और उसके साथ ही उसने डिब्बे पर प्रेस शुदा सुरख रंग के बटन को दोबारा प्रेस करके डिब्बे को वापस दराज में रखकर दराज बंद कर दी। इमरान समझ गया कि ये डब्बा रेज लिंक है, इसके बटन प्रेस हुए बगैर इंटरकॉम पर कॉल दी ही नहीं जा सकती। इस तरह के हिफाजी इंतज़ाम का मकसद होता है कि अगर कोई जहां तक पहुंच भी जाए तो वह इंटरकॉम इस्तेमाल ही ना कर सके। उसी लम्हे दरवाजे में से एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में ट्रे थी जिस पर शराब की एक बोतल और जाम रखे हुए थे। उसने ट्रे मेज़ पर रखी और फिर बोतल खोलकर उसने दोनों जाम भरे और एक जाम उठाकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया, जबकि दूसरा उसने रोडनी के सामने रखा और फिर बोतल और ट्रे उठाकर वापस चला गया। देखो, मेरे आदमी को भी इल्म है कि तुम रॉयल सैल्यूट पसंद करते हो, इसलिए वो वही ले आया है, रोडनी ने जाम उठाते हुए कहा। वाकई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जाम उठाकर उसने मुंह की तरफ बढ़ा लिया। उसी लम्हे उसे हल्की सी खांसी आई और उसने जाम वापस मेज़ पर रख दिया। क्या हुआ? रोडनी ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, कल से मेरा यही हाल है, शराब की बू जैसी हलक में जाती है, खांसी आ जाती है। इमरान ने बड़े मुहताज से लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ज़्यादा पीने की वजह से ऐसा हुआ है, तुम भी तो बोतलों पर बोतलें चढ़ाया जाते थे, रोडनी ने सर हिलाते हुए कहा। और इमरान ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर जाम उठाया और एक बार फिर जैसे ही जाम उसके मुंह के करीब गया उसे दोबारा खांसी आ गई और इस बार खांसी की शिद्दत पहले से ज़्यादा थी। इमरान ने जाम दोबारा मेज़ पर रख दिया और मेज़ पर पड़े हुए टिश्यू पेपर के डिब्बे से एक टिश्यू खींचकर उसने होंठों पर रखा और खांसने लगा। मुश्किल है, जब तक इलाज नहीं होगा मसला हल नहीं होगा, कल से मेरा यही हाल है। एक कतरा शराब अंदर नहीं जा सकी। मैंने तो यही सोचा था कि शायद वक्त गुजरने के साथ साथ मसला ठीक हो जाएगा, लेकिन अब लगता है बाकायदा इलाज कराना ही पड़ेगा, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे शराब ना पी सकने की वजह से वो इंतहाई मायूस हो रहा हो। कमाल है रचमन, वाकई इंसान की तबीयत अजीब होती है। ऐसा रद्दमल हुआ तुम पर कि कहाँ तुम बेतहाशा शराब पीने में पूरे फालैंड में मशहूर थे और कहाँ अब ये हालत है कि पसंदीदा शराब की बू से ही खांसी का दूरा पड़ जाता है।
इलाज कराओ, यकीनन ये कोई नफ्सियाती मसला है, रोडी ने इस बार इंतहाई हमदर्दाना लहजे में कहा। हाँ, अब तो कराना ही पड़ेगा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। फिर उससे पहले कि मजीद बात होती, कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान हाथों में एक बड़ा सा बंद डिब्बा उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर बारूद खाने में इस्तेमाल होने वाला मखसूस लिबास था, ताकि बारूद के ज़रात सांस में दाखिल ना हो सके और जिस्म पर भी उसके असरात ना पड़ सके। उसने डिब्बा मेज़ पर रखा और हाथ में पकड़ा हुआ एक बड़ा सा सुरख रंग का कार्ड उसने मोदबाना अंदाज में रोडनी की ओर बढ़ा दिया। रोडनी ने कलमदान में से एक बाल पॉइंट उठाया और कार्ड के खाने पर दस्तखत करके उसने कार्ड वापस उस आदमी को दे दिया। ये लो, ये मशीन पहुंच गई है, रोडनी ने कहा। ओके, मैं चलता हूँ। और सुनो, इलाज के बाद तुमने खसूसी तौर पर मेरी शराब की दावत करनी है, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। ओ हाँ, मुझे खुशी होगी, रोडनी ने भी उठकर मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने मेज के किनारे पर मौजूद घंटी का बटन दबाया तो एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये डब्बा उठाकर बाहर जीप में रख दो, रोडनी ने कहा और उस नौजवान ने डिब्बा उठाया और रोडनी जीप तक इमरान को छोड़ने आया। इमरान के साथ ही बाहर बरामदे में ही खड़े थे। वो सब इमरान के साथ ही जीप में बैठ गए और थोड़ी देर बाद उनकी जीप इस इमारत से निकलकर दूर सड़क पर दौड़ने लगी। बहुत बड़ा मसला बहुत आसानी से हल हो गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे वो ये देखकर चौंक पड़ा कि एक साइड से जीरो सेक्शन की एक जीप नमूदार होकर तेजी से इनकी जीप की तरफ बढ़ने लगी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो उन्हें रोकना चाहते हों और पलक झपकने में वो जीप उनके करीब आकर दौड़ने लगी। बॉस, आप कहाँ हैं? जैकिब ने बगावत कर दी है, जीप की साइड सीट पर बैठे हुए एक आदमी ने चीखते हुए कहा। जीप साइड पर करके रोक दो रॉनसन, इमरान ने रॉनसन से कहा और रॉनसन ने जल्दी से जीप एक साइड पर करके रोक दी। इमरान उछलकर नीचे उतर आया, उसके साथ ही दूसरी जीप भी रुकी और उसमें से एक आदमी नीचे उतरा और तेजी से इमरान की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमाया थे। क्या कह रहे हो? इमरान ने रचमन के लहजे में कहा। बॉस, आप कहाँ थे? यहाँ तो जीरो सेक्शन पर कयामत टूट पड़ी। ड्रैगन क्लब के जैकिब ने मादाम बायर के खिलाफ बगावत कर दी और उसके आदमियों ने जीरो सेक्शन के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। जीरो सेक्शन की गाड़ियों पर बेतहाशा हमला कर रहे हैं। मादाम ने 1130 क्लब के एक्शन ग्रुप के साथ ड्रैगन क्लब पर हमला कर दिया है। इस वक्त सख्त लड़ाई हो रही है। दूसरी जीप से उतरने वाले आदमी ने तेज लहजे में कहा। ओ, मैं तो हाक हाउस में मसरूफ था और एक अहम तरीन मशीन मैंने क्लब पहुंचानी है। ठीक है, तुम वहाँ चलो, मैं ये मशीन क्लब में पहुँचाकर वहीं आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि ये जैकी बोर्ड कितने सांस ले सकता है, इमरान ने तेज लहजे में कहा और दौड़कर अपनी जीप में सवार हो गया। जल्दी करो, निकल चलो, इमरान ने रॉनसन से कहा और रॉनसन ने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। सुनो, ऐसे रास्तों से चलो जहाँ किसी जैकिब ग्रुप से टकराव न हो सके। किसी जैकिब ग्रुप ने मादाम बायर के खिलाफ बगावत कर दी है और मादाम बायर 1130 क्लब के एक्शन ग्रुप को साथ लेकर जैकिब ग्रुप के मुकाबले के लिए निकली है, इसलिए ये अच्छा मौका है 1130 क्लब पर कब्जा करने का, इमरान ने कहा। और जैकिब के पास तो इंतहाई ताकतवर ग्रुप है, मुंशियात का सारा धंधा तो उसी के चार्ज में है, रॉनसन ने जवाब दिया और इमरान ने सर हिला दिया। और फिर वाकई रॉनसन जीप को कदरे वीरान सड़कों पर दौड़ाता हुआ एक ऐसी सड़क पर ले आया जहां 1130 क्लब मौजूद था। इस दौरान इमरान के हुक्म पर रोडनी ने हासिल करदा W3 मशीन को डब्बे में से निकाला जा चुका था और इमरान की हिदायत पर टाइगर और सफदर दोनों ने उसे चार्ज भी कर दिया ताकि उससे फौरी तौर पर काम लिया जा सके। ये मशीन उठाकर हम क्लब में दाखिल होंगे। मेन गेट पर तुमने उस मशीन को ऑन कर देना है ताकि एटमिक बैटरियां फौरी तौर पर काम करना बंद कर दे। इस तरह इनका तमाम साइंसी हिफाजती सिस्टम फेल हो जाएगा। उसके साथ ही हमने हर तरफ मिसाइलों से हमला कर देना है, जो भी नजर आए उसका खात्मा कर देना है। फुल रेड होगा, समझ गए? इमरान ने क्लब की इमारत के करीब पहुंचते हुए अपने साथियों से कहा और उन सब ने सर हिला दिए। जूलिया की आंखें एक झटके से खुली और उसके साथ ही उसके पूरे जिस्म में दर्द की तेज लहर सी दौड़ती चली गई और जैसे ही उसका शऊर जागा वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक बड़े हाल नुमा कमरे के स्तून के साथ रस्सियों से बंधी हुई खड़ी थी। उसके साथ ही दूसरे स्तूनों के साथ जूलियट, अल्फ्रेड और उनके 3 दूसरे साथी भी इसी तरह बंधे हुए पड़े थे। जूलिया के जहन में फौरन ही हिसाब का मंजर फिल्म की तरह चलने लगा। इमरान और उस दूसरे साथियों के जाने के बाद वो जूलियट और अल्फ्रेड के साथ एक कमरे में बैठी इमरान के मुतालिक बातें कर रही थी। जूलियट उससे इमरान के बारे में सवालात कर रही थी और जूलिया बड़ी दिलचस्पी से उसके सवालात के जवाबात दे रही थी। जूलियट के 3 साथी बाहर मुख्तलिफ जगहों पर पहरा दे रहे थे। हाक हाउस का हिफाजती सिस्टम ऑन था, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन थी। पर उन्हें बातें करते करते ना जाने कितना वक्त गुजर गया कि अचानक बाहर से खौफनाक धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा बम फट गया हो। जूलिया चौंक कर उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि यकलख्त उसके जहन पर तारीकी ने गलबा हासिल कर लिया। उसके बाद अब इस हालत में उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि एक आदमी कोई बोतल बारी बारी हर एक की नाक से लगा रहा था। आखिर में उसने जूलियट की नाक से उसे लगाया और फिर तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ठहरो, मेरी बात सुनो, जूलिया ने तहकुमाना लहजे में कहा। तो वो आदमी तेजी से मुड़ा और जूलिया की तरफ देखने लगा। हम किसकी कैद में है? जूलिया ने पूछा।
मादाम बायर की उस आदमी ने मुख्तसर सा जवाब दिया और मुड़कर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। उसी लम्हे जूलियट और उसके साथियों को भी होश आ गया और वो सब कराहने लगे, ये क्या हो गया? जूलिया के साथ वाले स्तून से बंधी हुई जूलियट की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी, मादाम बायर ने हमें कैद कर लिया है। इसका मतलब है कि हमसे गफलत हुई है, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। और अभी उसका फिक्रा ख़त्म हुआ ही था कि उस हालनुमा कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और बायर अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात नुमाया थे। हाँ जूलियट, तुमने क्या समझा था कि उन पाकिस्तानी अहकमों के साथ मिलकर तुम हाक तंजीम पर कब्जा कर लोगी? बायर ने अंदर आते ही जूलियट से मुखातिब होकर इंतहाई तलख लहजे में कहा, कब्जा तो कर ही लिया था, बहरहाल हमसे गफलत हुई है और तुम इस तरह हमें कैद नहीं कर सकती। जूलियट ने होंठ चबाते हुए कहा, वो इमरान और उसके साथी जहाँ नजर नहीं आ रहे, सिर्फ उसकी ये साथी लड़की जहाँ मौजूद है और मैंने रिचमंड और उसके 3 साथियों की बेलिबास लाशें भी ऊपर वाले हाल में पड़ी देखी हैं। इससे साफ जाहिर है कि इमरान और उसके साथी रिचमंड और उन लोगों के मेकअप में जहाँ से गए हैं, कहाँ गए हैं वो, तुम बताओ लड़की। बायर ने इस बार जूलिया से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारा नाम बायर है? जूलिया ने बजाय जवाब देने के उल्टा सवाल कर दिया। उसका लहजा बेहद मुतमईन था। हाँ, मेरा नाम बायर है और मैं हाक की चेयरमैन हूँ। और सुन लो, मैं तशद्दुद करते हुए किसी का कतल लिहाज नहीं करती, इसलिए अगर तुम सट सब कुछ बता दो तो उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। बायर ने चीखते हुए कहा, तुमने यहाँ कब्जा कैसे किया जबकि यहाँ हिफाजती सर्किट बयान था? जूलिया ने इस बार फिर जवाब देने की बजाय सवाल कर दिया। ब्लैक वे तो ओपन था, मैं उसके ज़रिए अंदर आई और फिर मैंने बेहोश कर देने वाली गैस को फायर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि तुम सब बेहोश हो गए। तुमने ब्लैक वे को क्लोज ही ना किया था। बायर ने होंठ चबाते हुए कहा और जूलिया के हलक से बेइख्तियार एक तवील सांस निकल गया। वाकई उनसे इंतहा दर्जे की हमाकत हुई थी। इमरान वेपन हाउस गया है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और बायर बेइख्तियार उछल पड़ी। वेपन हाउस? ओ, मैं समझ गई, वो वहाँ से W3 मशीन हासिल करने गया होगा। किस वक्त गया? हमारी बेहोश होने से चंद मिनट पहले गया था, जूलिया ने स्पार्ट लहजे में कहा। उसने जानबूझकर चंद मिनट कहे थे, हालांकि इमरान को गए हुए तकरीबन पौन घंटा या उससे ज़्यादा गुजर चुका था। वो तो बातों में मसरूफ़ रहे थे, उन्हें तो वक्त का सही एहसास ही ना रहा। बहरहाल उसका अंदाज़ा था कि पौन घंटा गुजर ही गया होगा। ओ, मुझे पहले उसे रोकना होगा, बायर ने कहा और दूसरे लम्हे वो तेज़ी से मुड़ी और दौड़ती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। बायर के साथ आने वाले दोनों मुसल्लिह अफराद भी उसके पीछे ही बाहर निकल गए और दरवाज़ा उनके हुक्म में बंद हो गया। ये हमें मार डालेगी, काश हम इन रस्सियों से आज़ाद हो सकते, अल्फ्रेड ने कहा। इसीलिए तो मैंने वक्त हासिल किया है, कोशिश करो, जूलिया ने कहा और उसके साथ उसने स्टोन के हुक्म में बंधे हुए अपने दोनों हाथों को हरकत देनी शुरू कर दी। और उसके साथ ही उसे मालूम हो गया कि उसकी कलाइयाँ आपस में बंधी हुई नहीं हैं, बल्कि उसके बाजू हुक्म में रखकर उसके जिस्म को रस्सियों के साथ बांधा गया है। जूलिया को हल्की सी मुसरत का एहसास हुआ, क्योंकि अब वो आसानी से रहाई के लिए कुछ कर सकती थी। उसने तेज़ी से अपनी कलाइयाँ मोड़ी और फिर एक रस्सी उसके हाथ में आ गई। उसने उस रस्सी को झटका देकर कदरे नीचे की ओर खिसकाना शुरू कर दिया और चंद लम्हों की कोशिशों के बाद रस्सी जो उसकी कलाई से ज़रा ऊपर घूमकर जा रही थी, नीचे की तरफ खिसकी और उसकी पूरी कलाई आज़ाद हो गई। अब वो बाजू के जोड़ तक अपने बाजू के निचले हिस्से को घुमा सकती थी। उसने उसे मोड़ा और दूसरे बाजू के ऊपर मौजूद रस्सी को पकड़कर नीचे खिसकाना शुरू कर दिया। कुछ देर की कोशिश के बाद उसने 2 रस्सियाँ एक के बाद दीगरे खींचकर नीचे खिसका दी और इस तरह उसका बायां बाजू पूरे का पूरा आज़ाद हो गया। वो अब रस्सियों से बाहर आ गया। उसने हाथ मोड़ा और अपनी गर्दन पर मौजूद रस्सी को उस बाजू से पकड़कर पूरा जोर लगाकर बाहर की तरफ खींचा और अपना सर इस हला में से नीचे खिसकाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी कोशिश के बाद रस्सी उसके थोड़ी सी ऊपर होती हुई इसके मुंह पर पहुंच गई तो उसने हाथ छोड़ दिया और फिर उस रस्सी को दांतों में लेकर उसे काटने की कोशिश शुरू कर दी। जूलियट और अल्फ्रेड उसके दूसरे 3 साथी हैरत से जूलिया को ये सब कुछ करते देख रहे थे। जूलिया मुसलसल रस्सी पर दांत रगड़े जली जा रही थी। गो इस तरह उसके दांतों में झराहट और दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन वो मुसलसल दांत मार मार कर रस्सी को किसी हद तक काट लेने में कामयाब हो गई। वो मुसलसल कोशिश में मसरूफ़ रही और थोड़ी देर बाद जब उसे एहसास हुआ कि रस्सी काफ़ी से ज़्यादा कट गई है तो उसने आज़ाद हाथ से रस्सी को एक बार फिर पकड़ा और पूरी कुव्वत से उसे झटका दिया तो हल्के से तड़ाके के साथ रस्सी टूट गई और उसके साथ ही उसके जिस्म के गिर्द मौजूद रस्सी के सख्त बल भी कदरे ढीले पड़ गए। जूलिया ने अब जल्दी से उन बलों को हाथ से खींच कर खोलना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद वो रस्सी की गिरफ्त से आज़ाद हो चुकी थी। कमाल है मिस जूलिया, कमाल है, तुमने हैरत अंगेज काम दिखाया है, जूलियट ने इंतहाई तहसीन आमेज लहजे में कहा और जूलिया मुस्कुराती हुई तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने सबसे पहले दरवाजे को लॉक किया और फिर वापस जूलियट की तरफ आई और जूलियट वाले स्टोन के हुक्म में पहुंचकर उसने चंद लम्हों में रस्सी की गांठ खोल दी और जूलियट भी रस्सी की गिरफ्त से आज़ाद हो गई। तुम अपने साथियों को खोलो, मैं बाहर देखती हूँ, हमें सबसे पहले असलहा हासिल करना है, जूलिया ने कहा और एक बार फिर वो दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसने दरवाजे से की कुंडी हटाई ही थी कि उसे बाहर से तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी।
जूलिया तेजी से दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उसने इशारे से जूलियट को हरकत करने से मना कर दिया, जो इस वक्त अल्फ्रेड को खोलने में मसरूफ थी। उस लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खुला और उसके साथ ही एक आदमी उछलकर अंदर दाखिल हो गया। उसके हाथों में मशीन गन थी। उसके अंदर दाखिल होते ही जूलिया ने उछलकर उस पर हमला किया और वो आदमी चीखता हुआ पहलू के बल नीचे गिरा। झटका लगने की वजह से उसके हाथ से मशीन गन निकलकर दूर जा गिरे, जिसे जूलियट ने दौड़कर उठा लिया और जूलिया तेजी से पीछे हटती गई। उसने एक बार फिर दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक कर दिया।